नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। हम पिछले वीडियोस में लगातार आपसे चर्चा कर रहे हैं कि आपको हम बेहतरीन इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। 100 से लेकर 150 आपको ऐसे इंट्रोडक्शंस दे दिए जाएंगे जो आप जीएस 1 से लेकर जीएस 4, साथ ही साथ कुछ ऐसे आपको कोटेशंस अभी दो चार बताए जाएंगे जिनको आप इतने एवरग्रीन कोटेशंस है ना, जिनको आप अपने एथिक्स के पेपर में या एसे के पेपर में कहीं भी यूज कर सकते हैं और आप अच्छा नंबर पाएंगे, यह गारंटी है। क्योंकि इसका यूज मैं लगातार कर चुका हूं और करने के बाद मुझे इसका रिजल्ट भी मिला है। अक्सर आपने टॉपर्स को कहते हुए भी सुना होगा कि क्या करना चाहिए, हमें अपने कुछ इंट्रोडक्शंस बनाकर रख लेने चाहिए। और वह इंट्रोडक्शंस क्या है ना, वहां पर जब हम कोई भी क्वेश्चन देखते हैं ना उससे रिलेटेड, तो जैसे हमें याद आता है तुरंत अपना याद किया हुआ इंट्रोडक्शन तुरंत पहले इंट्रोडक्शन बनाते हैं, फिर हम क्वेश्चंस की डिमांड के अनुसार अनुसार लिखना शुरू कर देते हैं। तो यह होता है एक तरीका आपका साइंटिफिक वे में कैसे तैयारी की जाती है। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ पिछले 7 से 8 महीने में जो आपकी न्यूज रही है ना, वहां के न्यूज से हमने बेहतरीन जो इंट्रोडक्शन निकाल लिए हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सारे पेपर्स में कुछ अलग तो बनेगा नहीं, जो टॉपिक्स आपके चर्चा में है क्वेश्चंस वहीं से बनेंगे। तो उसका अगर बेहतरीन इंट्रोडक्शन आपके पास रेडीमेड तैयार होगा तो तुरंत आप मारेंगे वहां पर, और इंट्रो बढ़िया होगा और वही इंट्रो आपका क्या होगा, अच्छा नंबर दिलाएगा। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो सबसे बेहतरीन इंप्रेशन आपका माना जाता है किसी भी आंसर को लिखने के संदर्भ में। सीधा सीधा कोई सतही अगर इंट्रोडक्शन दे के आएगा, और सोचो आपका कोई करंट की न्यूज से अगर कोई रिलेट करके आपने इंट्रोडक्शन दिया है, तो फर्क आएगा दोनों में कि नहीं आएगा। तो वही हम आपको यहाँ पर देने वाले हैं, और बेहतरीन ढंग से इनको कई बार देखिएगा इस वीडियो को और बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और इसका आपको बताया जाएगा कि इंट्रोडक्शन को आपको यूज कहाँ पर करना है ना, जीएस पेपर के कहाँ कहाँ पर आपको इसको यूज कर सकते हैं, यह भी आपको यहाँ पर देखिए बता दिया जाएगा। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। बेहतरीन वीडियो है ये, और ये आपके मेंस के लिहाज से, चाहे वह 23 को हो या 24 का हो, 2023 के आपके इंट्रोडक्शन लिखने हो या आपको 2024 के लिए इंट्रोडक्शंस लिखने हो, तो आप आगे की अपनी तैयारी भी इसी आधार पर करिएगा, 25 के लिए या आगे। ठीक है, तो आप चलिए शुरू करते हैं। पहला पहला जो देखिए इंट्रोडक्शन दिया हुआ है वह है वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में सरकार ने 51,000 करोड़ रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा है। इसको प्रयोग कैसे करेंगे, देखो इसको प्रयोग कहां पर कर सकते हैं पहले ये पता होना चाहिए। जीएस पेपर 3 में आपका जो विनिवेश चैप्टर है ना, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार के लक्ष्यों पर आ सकता है। विनिवेश का क्या फायदा होता है हमारी अर्थव्यवस्था को, सरकार के लिए किस तरीके से लाभदायक होता है, इससे संबंधित अगर प्रश्न बनता है तो वहां पर यह इंट्रो आप बनाइए तुरंत कि इस बार के केंद्रीय बजट में सरकार ने 51,000 रुपए का विनिवेश का लक्ष्य रखा हुआ है। तो बढ़िया इंट्रो तैयार हो गया कि नहीं तैयार हो गया इस पर। फिर आप विनिवेश वगैरह के बारे में बता दीजिएगा जो भी प्रश्न आएगा। दूसरा देखिए इंट्रो जो दिया हुआ है वह है आजादी शैट 2 के बारे में। यह क्या है, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा निर्देशित उपग्रह था जो भारत की 750 से अधिक छात्राओं का संयुक्त प्रयास था। अब देखो इसको प्रयोग कहां कहां पर कर सकते हैं। जो आपका आजादी सैट 2 था ना उपग्रह, यह है आपका, एक तो भारत की 750 से अधिक छात्राएं, यहाँ पर क्या था, छात्राओं को स्टेम सेल्स के बारे में, अगर सॉरी स्टेम सेल्स बोल रहा हूँ, स्टेम में अगर महिलाओं की भागीदारी बतानी है, उस पर प्रश्न आपको पीछे कराया गया कि सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न स्टेम से संबंधित आ जाता है, महिलाओं की वैज्ञानिक क्षेत्र में अगर भागीदारी बढ़ानी है, तो वहां पर अगर कोई आप इस तरीके का अगर इंट्रो देते हुए शुरू करोगे अपने आंसर को, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा। कि आजादी सेट 2 में क्या है, 750 से अधिक छात्राएं रही हैं यहाँ पर, इनका संयुक्त प्रयास था, तो यहाँ पर इनकी भूमिका दिखाता है कि नहीं बच्चियों की। तो यह देखिए एक बेहतरीन इंट्रो हो गया यहाँ पर के लिए। तो आपको एरिया समझ में आया। या फिर आप अगर स्पेस टेक्नोलॉजी के सेक्टर में जा सकते हो, है ना, अगर कोई मान लीजिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आपका पेपर 3 के अंतर्गत स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पर इस इंट्रो का यूज किया जा सकता है। तो देखा इसका यूजेस कैसे करना है। अब इसका यूज हमने दूसरे का कर लिया इंट्रो का। तीसरा देखिए जो दिया हुआ है वह है विशाखापट्टनम में एक न्यूज आई थी, एक रिपोर्ट आई थी, उसके तहत बताया गया था कि विशाखापट्टनम में 28 किलोमीटर लंबी जो तटरेखा है ना उसका क्षय हुआ है। 28 किलोमीटर लंबी तटरेखा का क्षय हुआ है, कहां पर, विशाखापट्टनम में। तो इसका यूज जानते हो कहां पर करना है। जब आप पर्यावरण संबंधी कोई भी अगर इकोसिस्टम पर आता है कोई क्वेश्चन आपको लिखने के लिए, तटरेखा की संवेदनशीलता पर कोई प्रश्न आता है आपसे लिखने के लिए, डीप ओशियन मिशन जैसे मिशन जो चलाए जा रहे हैं हमारे यहाँ पर, यहाँ से संबंधित कोई प्रश्न आता है। उदाहरण के तौर पर आज का अगर आपने पेपर देखा है तो जीएस पेपर 1 में तटरेखा से संबंधित एक यूपीएससी ने प्रश्न पूछा। अब वो यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा है वहां पर अगर ऐसा इंट्रो आपके पास रेडीमेड तैयार होता कि विशाखापट्टनम को लेकर एक रिपोर्ट आई थी, वहां पर बताया गया था कि 28 किलोमीटर लंबी तटरेखा का क्षय हुआ है, तो यह चिंता जाहिर करते हुए आप कर सकते थे अपने प्रश्न के उत्तर की शुरुआत की नहीं कर सकते थे। तो देखो इस तरीके से यूज किया जाता है। आप यहाँ पर ये भी समझ रहे होंगे आप करंट की न्यूज को कैसे अपने इंट्रोडक्शन के पार्ट्स में यूज कर सकते हैं। फिर अगला जो आपका है वह दिया हुआ है कि एक अध्ययन आता है, एक रिसर्च आता है, उसमें पाया जाता है कि 1700 और 2020 के बीच दुनिया में प्राकृतिक आर्द्र भूमि का लगभग 20% खो दिया है। अब दुनिया ने कितना, 20% लगभग खो दिया है 1700 से लेकर के 2020 तक। अब जब भी आप आर्द्र भूमियों पर लिखेंगे या आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर कोई अगर प्रश्न आता है, तो इसको इंट्रोडक्शन के रूप में आप यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं।
तो हो गया बढ़िया इंट्रोडक्शन आपके पास। फिर देखो यहाँ पर एक बढ़िया इंट्रो यहाँ पर मिलता है आपसे जीएस पेपर 1 को लेकर के। जीएस पेपर 1 को लेकर भूकंप से इस बार आने की, भूकंप और बाढ़ दो बहुत ही प्रेडिक्टेबल टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है। और यहाँ पर अगर संभावनाएं बन नहीं है इतनी ज्यादा, तो इसको लेकर आपके पास इंट्रोडक्शन बढ़िया कोई करंट की न्यूज का होना चाहिए। तो तुर्की का आपके पास एग्जाम्पल होना चाहिए कि हाल ही में तुर्की में 7.8 और 7.5 तीव्रता के दो बड़े भूकंप आए, जिस कारण इसमें भारी जान और माल की हानि हुई। तो इस तरीके का इंट्रो बनाइए, शुरू करिए, फिर अपने आंसर को लिख दीजिएगा। जो भी डिमांडो मान लीजिए भूकंप पर आता है तो थोड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे आपको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि प्लेटों का जो संचलन होता है, उनके प्लेटों के सीमांत पर भूकंप की स्थिति देखी जाती है ना, कहाँ पर उत्पत्ति होती है। तो एक अभिसारी प्लेट संचलन बताया गया था, एक अपसारी बताया गया था, तीसरा समनच्छी बताया गया था। और तीनों के जो सीमांत एरिया होते हैं ना, बाउंड्री होती है ना, यहाँ पर ही क्या आते हैं, भूकंपी घटनाएं होती हैं। अब हमने ये क्लियर तरीके से समझ लिया भूकंप का। अब ये डिटेल में अगर देखना है ना, तो जाइए ज्योग्राफी के वीडियो में आप देख लीजिएगा जाकर के। फिर आप तुर्की में आने का कारण अगर बताएंगे, देखो सीमाओं पर होता है प्लेट, जो सीमाओं का संचलन, जब भूकंप प्लेटों का संचलन होता है उनकी सीमाओं पर भूकंप आते हैं। अब तुर्की में इतने भयावह भूकंप क्यों आए? यहाँ पर क्या है, तीन प्लेटें क्या है, एक दूसरे जो आपकी अनातोलियन प्लेट है, इसके पास एक अफ्रीकन प्लेट और आपकी अरेबियन प्लेट, ये दोनों प्लेटें इसके पास जा रही है। तो इस सीमांत पर आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, भूकंप आया। तो अब देख रहे हो भूकंप की स्थिति, जब तीन प्लेटों के सीमाएं होंगी, मौजूद होंगी, तो वहां पर भूकंप और भयावह आएगा। तो यही कारण था यहाँ पर भूकंप बहुत भयानक स्थिति में दिखाई दिए 7.8 और 7.5 तीव्रता के। तो इंट्रोडक्शन किसे बनाना है ये समझ गए होगे आप। फिर आपको ऑपरेशन दोस्त जरूर याद रखना। यहाँ पर सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था इसकी मदद के लिए, तुर्की की मदद के लिए, ऑपरेशन दोस्त। चलो अगला देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। अगला आपका इंट्रोडक्शन संबंधित है जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित संसाधनों की खोज की गई। कहां पर यूज कर सकते हो इसको आप, जीएस पेपर 3 में आप इसको यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देखो इसका यूज कैसे करना है। लिथियम जानते हो ना आप, लिथियम ट्रायंगल कहां पर पाया जाता है आपका, लिथियम ट्रायंगल अगर आपको नहीं ध्यान है तो बताइए कहां पर बताया था मैंने। दक्षिण अमेरिका में कहीं पर पाया जाता है लिथियम ट्रायंगल, तो बताना आप। अर्जेंटीना, बोलीविया, ये है जो अर्जेंटीना आपका और बोलीविया, ये जो आपके देश हैं, इन देशों से ही मिलकर के आपका लिथियम ट्रायंगल बनता है ना। अब लिथियम ट्रायंगल के चलते हमारा आयात बहुत अधिक निर्भर होता है लिथियम पर। लिथियम आयन बेस्ड बैटरी आपकी याद है आपको, अगर नहीं याद है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बारे में बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर सरकार का फोकस है इस बार। और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो बैटरी यूज होती है वो है आपकी रिचार्जेबल बैटरी चाहिए, वो होती है लिथियम आयन बेस्ड। और लिथियम आयन बेस्ड बैटरी है, इसका हम आयात क्या करते हैं, आयात हम करते हैं बाहर से। और आयात ज्यादातर अगर बाहर से होगा तो सरकार का आयात बिल बढ़ेगा। समस्या है कि नहीं है, ये सारी चुनौतियां आप बताएंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है। और आएगा ही, ई व्हीकल पर सरकार की पॉलिसीज इस समय बनाई जा रही हैं, सरकार की जो नीतियां हैं वो ई व्हीकल पर ही केंद्रित हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक बन जाती है। अब यहाँ पर अगर कोई करंट की न्यूज के साथ अपना इंट्रोडक्शन शुरू करिए तो बढ़िया है कि स्कोप बनता है कि नहीं। जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है, बस इतना याद रखिए कि वहां पर क्या है, 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित संसाधनों की खोज की गई है। तो बेहतरीन इंट्रोडक्शन हो गया कि नहीं हो गया। फिर आप दूसरा भी बता सकते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार जो लिथियम और कोबाल्ट है ना, ये कोबाल्ट, लिथियम, ये सारी धातुएं यूज होती हैं कहाँ पर, लिथियम आप समझ गए कहाँ पर यूज होती है ना। और कोबाल्ट जैसी धातुएं क्या है, सेमीकंडक्टर वगैरह का जब आप निर्माण करते हैं वहां पर यूज होती है। इन धातुओं की मांग 2050 तक विश्व बैंक ने बोला है कि 500% तक बढ़ने की उम्मीद है। क्यों? क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर उद्योग, ये हमारे सारे उद्योग कैसे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग, आपके सेमीकंडक्टर उद्योग, ये सारे ऑटोमोबाइल्स का जो जैसे सेक्टर में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल और इधर सेमीकंडक्टर उद्योग, इन सारे उद्योगों की संभावनाएं बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है ना, सनराइज उद्योग बोला जाता है इन्हें। अब इस कारण से यह इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। फिर आप बताएंगे अगर दिव्यांग पर कोई प्रश्न आता है तो आप बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2.2 आबादी कैसी है, दिव्यांग है आपकी, है ना। और वहीं वैश्विक जनसंख्या लगभग 16% है, विश्व में लगभग 16% आबादी आपकी दिव्यांग है। और भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 2.21% आबादी क्या है, दिव्यांग है। दिव्यांगों पर अगर कोई प्रश्न है इसी तरीके का इंट्रो आप लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखो आपको बेहतरीन ढंग से बताया जा रहा है कि इंट्रोडक्शन किस मुद्दे से जुड़े हुए प्रश्नों पर आपको इन इंट्रोडक्शंस का यूज करना है, यह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ लेना है। फिर आप बताएंगे कोई भी प्रश्न अगर आता है किससे जुड़ा हुआ, टाइगर संरक्षण से जुड़ा हुआ है ना, टाइगर संरक्षण से अगर जुड़ा हुआ, टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है तो आप बता दीजिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में भारत सरकार द्वारा 12 चीतों को कहां पर स्थापित किया गया है, कूनो राष्ट्रीय पार्क में लाया गया है ना। ये क्लियर ढंग से आप पर्यावरण से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है उससे बता देना आप। फिर देखो यहाँ कुछ ऐसे मॉडल्स बताए जा रहे हैं जिनको आप समाधान के स्तर पर भी यूज कर सकते हो। तो बहुत ही रिच एक तरीके से आपका मटेरियल दिया जा रहा है और यह मटेरियल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई दृष्टि से।
इंट्रोडक्शन के दृष्टि से ही, साथ ही साथ कुछ केस स्टडीज आपको कहा जाता है ना, आप कहीं के एग्जाम्पल डालिए, कुछ केस स्टडीज हैं जिन्होंने बेहतर ढंग से सफलता अर्जित की है तो उनका एग्जाम्पल देना चाहिए आपको, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर आपको क्लियर की जाएंगी। जैसे देखो बाल विवाह पर जब भी आपको लिखने को आए, बाल विवाह की समस्या देखिए हमारे भारत में बहुत मौजूद है और इसको लेकर सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार के केंद्र बिंदु में इस समय रहती है योजना। तो अब देखो इस पर बात की जा रही है, और बाल विवाह को लेकर के देखो इसलिए बोल रहा हूँ ना, बाल विवाह को लेकर के क्या आया था, एक अभी कानून भी आया था है ना, जिसमें बच्चियों की आयु क्या की गई थी, 18 वर्ष से बढ़ाकर अब शादी की उम्र कितनी कर दी गई थी, 21 कर दी गई थी। तो इसलिए चर्चा में है कि नहीं यह मुद्दा। अब अगर यह मुद्दा इतना चर्चा में है तो इसको लेकर अगर कुछ बढ़िया मटेरियल, वैल्यू एडिशन मटेरियल दिया जा रहा है यहाँ पर, तो ध्यान से सुन लो क्या है। देखो बाल विवाह के बारे में बोला जाता है कि इसको रोकने के लिए ओडिशा मॉडल बेहतरीन मॉडल हो सकता है। इसमें है क्या, इसमें अद्विका जो है, एवरी गर्ल इज यूनिक, इस तरीके की योजना इसके माध्यम से चलाई जाती है ओडिशा सरकार के द्वारा। अद्विका एवरी गर्ल इज यूनिक, इस पहल की शुरुआत की गई। और इसमें आपके सुश्री जो नरवड़े हैं ना, जो आपकी प्रशासक हैं सुश्री नरवड़े, इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, इन्होंने कैसे, किस किस टूल का प्रयोग किया है, समझाना बुझाना जैसे टूल्स का इसमें बेहतर प्रयोग दिखता है, किसमें, अद्विका के माध्यम से। देखो अगर किसी तरीके का आप प्रतिबंध लगाते हो है ना, किसी तरीके की आप वैधानिक तरीके से उनके ऊपर सीमाएं थोपते हो, तो इस आधार पर अगर परिवर्तन लाने की कोशिश करोगे लोगों की मानसिकता पर, तो नहीं बदल पाओगे। लेकिन अनुनय विनय एक ऐसी होती है, समझाना बुझाना है ना, जो एक ऐसा तरीका होता है जो व्यक्ति की मानसिकता हमेशा के लिए बदल सकता है। तो उसी के लिए एक बेहतरीन जो सफल मॉडल है वो आपका ओडिशा मॉडल है, जिसका नाम क्या दिया जाता है, अद्विका एवरी गर्ल इज यूनिक, मतलब सभी गर्ल क्या है, यूनिक है अपने आप में। और सुश्री नरवड़े को जरूर आप कोट करिएगा। देखो ये कहाँ जरूरत, इसकी जरूरत कहाँ पर हो सकती है, देखो कहाँ कहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हो, मल्टी डायमेंशनल यूज है इसका। पहला यूज आप सोसाइटी वाले में आप यूज करिएगा बाल विवाह पर। दूसरा आप देखिए जब पॉलिटी वाले सेक्शन में जब अधिनियम पर आता है ना, जो अधिनियम आया एज को लेकर के। तीसरा आप यूज कर सकते हो कहाँ पर, सुश्री नरवड़े का आप एग्जाम्पल दे सकते हो प्रशासनिक भूमिका में, जब अनुनय विनय पर आप लिखिएगा। तो 3 डायमेंशन हो गए इसको यूज करने के। देखो यूज करने का तरीका भी आपको आना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर यह आपका यूज हो सकता है, और युवा तभी आएगा जब आपकी सिलेबस पर बेहतरीन पकड़ होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है कि हाल ही में मॉन्ट्रियल में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में 30% भूमि और 30% महासागरों के संरक्षित करने की बात कही गई है ना। अब इसमें ध्यान का रखना है, आप जब भी लिखिएगा, अब जब भी जैव विविधता पर कोई प्रश्न आता है, जैव विविधता के ह्रास पर आ जाता है, जैव विविधता पर सरकार के द्वारा कोई प्रयास क्या किया जा रहा है, इस पर आप इस इंट्रोडक्शन को यूज करना। क्या, जो मॉन्ट्रियल में अभी जैव विविधता सम्मेलन हुआ, सीबीडी का सम्मेलन होता है, उसमें 30x30 प्लेज, इसके बारे में बस इतना याद रखना है। क्या, 30x30 प्लेज, यानी कि 30x30 प्लेज मतलब होता है शपथ। ऐसी कोई शपथ ली गई, शपथ में कहा क्या गया, हम 30% भूमि का और 30% महासागर का अपने यहाँ पर संरक्षण करेंगे। तो इस तरीके की प्लेज आप अगर कोट करेंगे अपने इंट्रोडक्शन में, इस तरीके की शुरुआत करेंगे, तो एक बढ़िया आंसर माना जाएगा आपका। फिर आप बताएंगे, यह भी एक यूज कर सकते हैं, कैसे, भारत वैश्विक आबादी का कितना, 17% वैश्विक आबादी का रखता है, और जैव विविधता का कितना रखता है, वह भी 17% होस्ट करता है। तो आप समझ रहे हो, इसलिए भारत को कहा जाता है जैव विविधता चैंपियन बनने की दिशा में वह शीर्ष पर है। मतलब जो राष्ट्र 17% आपकी वैश्विक आबादी की हिस्सेदारी है, वही वह राष्ट्र जैव विविधता के क्षेत्रों में क्या है, हॉटस्पॉट के क्षेत्र में 17%। जबकि आप ये जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से मात्र कितना है, 8% एरिया कवर करता है वैश्विक क्षेत्र का। और जबकि हॉटस्पॉट एरिया के क्षेत्र से जैव विविधता की दृष्टि से, जहां हॉटस्पॉट क्षेत्र क्या होता है, जहां पर जैव विविधता बहुत रिच है ना, उन क्षेत्रों को जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र बोला जाता है। तो वह 17% एरिया कवर करता है। अब आते हैं, देखो कुछ चीजें और यहाँ पर बेहतरीन बताई गई हैं, आप इसको वैल्यूएट कर सकते हैं जब भी आप लिखिएगा। जैसे जैव विविधता को लेकर बोला जाए, प्रश्न आ जाए, आ भी सकता है यहाँ पर प्रश्न की सरकार किस स्तर पर अपना प्रयास कर रही है, तो हम कारणों के स्तर पर बता सकते हैं। जैव विविधता के कारण प्राकृतिक हो सकते हैं, मानवीय कारण हो सकते हैं। फिर हमने इंट्रो कितना बेहतरीन दे दिया, इस तरीके का इंट्रो देते हुए फिर हमने कारणों पर बताया, फिर आखिरी में आ जाता है कि सरकार के प्रयासों के स्तर पर लिखना है। अब प्रयासों के स्तर पर जब लिखना है आपको, तो करंट के अगर आपको सरकार के प्रयास पता है तो अपने आपके आंसर को बहुत बेहतरीन बना देंगे। तो वो देखिए यहाँ पर सारे दिए हुए जो करंट में सरकार के द्वारा वर्तमान में प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे आप बताइए, केंद्रीय बजट में जो सरकार ने 7 प्राथमिकताएं तय की है ना, उसमें एक हरित विकास भी है। तो समझे कि हरित विकास को सरकार केंद्र में रखकर चल रही है, इसीलिए बजट बनाते समय हरित विकास को भी 7 प्राथमिकताओं में एक रखा गया है। अभी आपको 7 प्राथमिकताएं भी बता दी जाएंगी, और सरकार से संबंधित कोई भी सरकार की नीतियों योजनाओं से लिखा हुआ कोई प्रश्न आता है, तो आपको अर्थव्यवस्था में अगर कोई भी प्रश्न आता है ना सरकार के प्रयासों के स्तर पर, तो कहीं ना कहीं वो डालने का स्कोप रहेगा और आप डाल सकते हैं उसको। फिर आप बताएंगे हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है ना, यह चलाया जा रहा है, और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलाया जा रहा है ना। फिर आप बताएंगे मिष्टी योजना का इस बार प्रावधान दिखता है। मिष्टी योजना क्या है, मिष्टी योजना मैंग्रोव वन संरक्षण के लिए चलाई जा रही है। और पीएम प्रणाम आप जानते हैं, पीएम प्रणाम क्या है,
सरकार रासायनिक उर्वरकों को किसानों को कम करने के लिए उनसे निवेदन करेगी। तो इसके लिए सरकार पीएम परिणाम योजना लेकर आई है। अमृत धरोहर योजना जानते हैं आप, आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु। तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए बहुत बेहतरीन मानी जा रही हैं, जो वर्तमान में सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। ये सारी योजनाओं से आपको अवगत होना चाहिए और आपको अपने आंसर में इन सभी को शामिल करना है, क्योंकि ये सारे प्रयास जो हैं आपके एकदम करंट अपडेटेड प्रयास बताए जा रहे हैं, और कभी भी आप प्रयासों के स्तर पर लिखना तो इनको जरूर शामिल करना। फिर आप बताएंगे इनके सफल क्रियान्वयन के लिए आगे की राह क्या हो सकती है। देखो एक बेहतरीन मॉडल आंसर भी आपका तैयार हो गया जैव विविधता संरक्षण पर। क्या एक बढ़िया इंट्रो मिल गया आपको, कारणों पर आप बता सकते हैं, और यह सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। और भाई ये प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन यह प्रयास सफल होंगे कब, जब इनका क्रियान्वयन बेहतर ढंग से होगा। अब क्रियान्वयन के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, देखो साक्ष्य आधारित क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास साक्ष्य नहीं होगा ना, तब तक आप क्रियान्वयन बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे, इसलिए साक्ष्य आधारित क्रियान्वयन पर बल देना चाहिए। उसके बाद विज्ञान आधारित व समावेशी निगरानी कार्यक्रम चलाने चाहिए, है ना, तभी ये चीजें बेहतर ढंग से क्रियान्वित हो सकती हैं। फिर आप बताएंगे प्रभावी ढंग से जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना, उसकी स्थिरता और उसकी मॉनिटरिंग दोनों में आधुनिक अवधारणा का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी चीजें लागू कर सकते हैं। फिर स्थानीय समुदाय जो है, जहां पर आप लागू कर रहे हैं इन चीजों को, वहां के स्थानीय समुदायों को, वहां के नागरिक समाज में जो आपके एनजीओ वगैरह सारे आ जाते हैं ना, ये सब, इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है इसके क्रियान्वयन के स्तर पर। तो यह सारी बातें आप हमेशा बताया करिए जब भी आगे की राह लिखा करिए। आगे की राह होती क्या है, इनका सफल क्रियान्वयन ही, सरकार के प्रयासों का सफल क्रियान्वयन ही होता है। आगे की राह वो कैसे करनी है आपको। अब देखो अगला जो इंट्रो है आपका हीट वेव से संबंधित है। देखो जीएस पेपर 1 में भी और जीएस पेपर 2 में कहीं पर भी क्या है, हीट वेव से संबंधित प्रश्न आने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। देखो उत्तर प्रदेश की आप तैयारी कर रहे हो, एक तो उत्तर प्रदेश में एक हीट वेव से भूगोल के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, अभी आगे बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश का जो बलिया क्षेत्र था ना, और बलिया क्षेत्र में हीट वेव के कारण अभी न्यूज आई थी कुछ दिन पहले, वहां पर सर्वाधिक मौतें हुई हैं। तो इसलिए हीट वेव क्या है, एक चर्चा का विषय रहा है। और इसीलिए हीट वेव अगर महत्वपूर्ण हो जाता है, तो हीट वेव्स पर अगर कोई प्रश्न आता है तो उत्तर प्रदेश संबंधी आता है, तो उस न्यूज के साथ भी आप शुरू कर सकते हो। और अगर आप इधर साइड में लिख रहे हो ज्योग्राफी में पेपर 1 में, तो यहाँ पर आईएमडी की परिभाषा के अनुसार अपने उत्तर को शुरू किया कीजिए। ये क्या कहता है, आईएमडी कहता है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के क्षेत्र में अधिकतम तापमान और दीर्घकालिक औसत से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहेगा। ये आईएमडी की क्या आई थी, आईएमडी की ये भविष्यवाणी आई थी कि यहाँ पर अभी तापमान जो है 3.5 डिग्री तक अधिक रहने की उम्मीद है, इतने अपने औसत तापमान से। लेकिन इस तरीके की न्यूज से आप, मैं कहूंगा, इंट्रोडक्शन मत चालू करिए। अभी आगे आपको बताया जाएगा कि आईएमडी के अनुसार हीट वेव्स की परिभाषा क्या होती है, तो आप उस तरीके से अपने इंट्रोडक्शन को चालू करेंगे जो ज्यादा एक तरीके से इंप्रेसिव माना जाएगा। यह एक तरीके से सामान्य सी न्यूज हो गई, तो इसको आप चाहे तो बता दीजिए। अगर नहीं परिभाषा आ रही है तो आप इस तरीके की न्यूज भी बता सकते हैं, है ना, क्योंकि यह हीट वेव जैसी कंडीशन को बनाता है। फिर अगला है आपका ई संजीवनी ऐप। ई संजीवनी ऐप को आप जब टेली मेडिसिन वगैरह के क्षेत्र में डालिएगा, क्योंकि सरकार का फोकस इस बार टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, इन क्षेत्रों में ज्यादा है, तो जब भी आप डालिएगा तो ई संजीवनी ऐप के बारे में आप बता दीजिएगा सरकार के प्रयासों के स्तर पर। इसको आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं जब भी आप प्रयास के स्तर पर लिखिएगा। फिर अगला क्या है, अगला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई भी प्रश्न आता है आपको, तो स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न पर आपको बहुत बेहतरीन ढंग से, देखिए सोसाइटी वाले में करा दिया गया था। तो स्वास्थ्य के बारे में जब भी आप लिखना, तो पहले बताना कि स्वास्थ्य जो है आपका राज्य सूची का विषय है ना। तो अभी वित्त आयोग के द्वारा क्या बोला गया, वित्त आयोग के द्वारा बोला गया है कि राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में शामिल करने की यहाँ पर बात कही गई है। तो इसको आप क्लियर ढंग से देखिए। आप जब भी समाधान के स्तर पर बताएंगे कि स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों में समाधान खोजा जाए, खोजने के स्तर पर हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, तो वित्त आयोग की जो यहाँ पर टिप्पणी थी, इसको आप कोट कर सकते हैं। यहाँ बताएंगे कि वित्त आयोग ने सलाह दी है कि स्वास्थ्य जैसे विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डालने की बात कही गई है। यह जीएस पेपर 2 में भी बात की जा रही है कि समवर्ती सूची में जब सुधार संबंधी कोई अगर प्रश्न आता है, तो वहां पर भी इस तरीके का इंट्रो बना दीजिएगा। या अगर इंट्रो नहीं बनाना है, तो स्वास्थ्य संबंधी जीएस पेपर 1 में अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रश्न आता है, या जीएस पेपर 2 में आपका सोशल जस्टिस के भीतर स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रश्न आता है, वहां पर इसको आप कोट कर सकते हैं। तो देखो इसको कितने मल्टी डायमेंशनल यूज होते हैं, और हर जगह पर इसका यूज किया जा सकता है। फिर आप बताएंगे जवाबदेहिता पर। जब आप प्रशासनिक जवाबदेहिता पर कभी भी लिखिएगा, तो वहां पर आपके पास एग्जाम्पल्स नहीं होते हैं, तो एग्जाम्पल के स्तर पर ही यहाँ बिहार में जो गंगा नदी पर अभी निर्माणाधीन पुल था, वो क्या हुआ था, वो दोबारा से क्या हुआ, क्षतिग्रस्त हो गया। तो इसको एग्जाम्पल डाल सकते हो कि नहीं, आप डाल सकते हो। जवाबदेहिता की कमी के अंतर्गत अगर आपको कोई जवाब, अगर एग्जाम्पल्स देने हैं, तो ये देखो, ये एग्जाम्पल्स कितना बढ़िया एग्जाम्पल था कि गंगा नदी पर जो पुल बनाया जा रहा था, वो दोबारा से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो इस तरीके के एग्जाम्पल डाला करिए। तो एग्जाम्पल्स भी आपको देखो यहाँ से मिल रहे हैं, बढ़िया इंट्रोडक्शन भी मिल रहे हैं, और आपको एक मॉडल आंसर भी दिया गया जैव विविधता संरक्षण पर। तो ये बेहतरीन कंटेंट है आपको, और कई जगह पर आप इसको यूज भी कर सकते हैं। फिर देखो अभी बताया था हीट वेव्स पर आपको अगर लिखना है इंट्रोडक्शन, तो आप हीट वेव्स की परिभाषा लिखिए जो आईएमडी के अनुसार बताई गई है। इसमें बताया गया है कि जब वास्तविक अधिकतम तापमान 45 डिग्री से अधिक हो जाए, मतलब वहां का जो तापमान है वो 45 डिग्री से अगर ऊपर चला जाता है, या फिर उस विशेष क्षेत्र विशेष में वहां के सामान्य तापमान से 4.5 डिग्री अधिक हो जाता है,
दो तरीके से क्या है हीट वेव्स को जाना जाता है, या तो वहां का तापमान जो है वह 45 डिग्री से अधिक हो जाए, या फिर वहां का जो औसत तापमान रहता है, सामान्य तापमान रहता है, वह 4.5 डिग्री से अधिक हो जाता है। तो इस तरीके की कंडीशन में ही हीट वेव्स वहां पर दिखाई देती हैं। हीट वेव्स तभी वहां उत्पन्न होती हैं। तो आईएमडी ने जो परिभाषा दी है, इसी परिभाषा से आपको इंट्रो बनाना चाहिए। फिर आप देखिए, फिर आप जीएस पेपर 2 के अंतर्गत जब राज्यपाल पर कोई भी आप प्रश्न लिखा करिए, तो राज्यपाल संबंधी अक्सर आता है कि इसे केंद्र सरकार के एक एजेंट के रूप में देखा जाता है ना, और संघवादी संरचना के एक तरीके से राज्यपाल की नियुक्ति को विरोधी के रूप में देखी जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है, इस पर हमेशा एक डिबेट रहती है कि राज्यपाल किस तरीके से इसमें खलल डालता है राज्य विधायिका में, है ना, राज्य सरकार के समक्ष। तो अक्सर इस पर प्रश्न बनते रहते हैं ना। भारतीय संघवाद के भीतर अगर कोई भी प्रश्न बनाया जाएगा, तो उस पर आपके पास एक नबाम रेबिया वाद जो है, यहां से आप बता सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसमें क्या बोला गया है। बोला गया है कि राज्यपाल जो है सिर्फ मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से ही सदन की बैठक बुला सकता है या सत्रावसान कर सकता है और उसे भंग कर सकता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच बेहतर संघवाद स्थापित करने की बात की जा रही है। और यहाँ पर आप कोट करिएगा नवाब रेबियावाद को जब भी राज्यपाल पर लिखिएगा कि राज्यपाल जो है, राज्यपाल की भूमिका कितनी होती है किसी भी राज्य प्रशासन में, तो वह बेहतरीन ढंग से यहाँ पर समझ में आ गया होगा आपको नवाब रेबियावाद में, जब आप इसको कोट करेंगे। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी मुद्दा, इसको बेहतर ढंग से अगर आपको और डिटेल में समझना है कि क्या क्या चुनौतियां हैं और क्या क्या समाधान के स्तर पर पुंछी आयोग और सरकारी आयोग के द्वारा क्या क्या सुझाया गया है नियुक्ति को लेकर के इसकी, है ना, वो सारी बातें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से उत्तर प्रदेश वाला पेपर आप देखेंगे जीएस पेपर 5 में पॉलिटी के सेक्शन में बहुत अच्छे से क्लियर कराई गई है। नहीं, अगर आपको यहाँ पर अभी थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो जाइए वहां पर देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। बस यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट्स में आप कोई भी अगर वाद आता, नया वाद आता है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय की कोई टिप्पणी आती है, उसको यूज कर सकते हैं। हालांकि ये पुराना वाद है, फिर भी इसको आप ध्यान रख सकते हैं, नवाब रेबिया वाद को, महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी क्या हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है किस पर, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर। इसमें बोला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में एक 3 सदस्यीय समिति द्वारा, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ ध्यान रखना आप, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाएगा। अब किसमें, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त नियुक्ति में। इसको यूज कहां कर सकते हो, जीएस पेपर 2 में आप चुनाव आयुक्त पर यदि प्रश्न आता है, इसको किस तरीके से अधिक स्वायत्त बनाने की बात की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा स्वायत्त कैसे बनाया जाए। लोग आप अक्सर पढ़ते होंगे ना कि चुनाव आयोग में सुधार की जरूरत है, और चुनाव आयोग में सुधार को लेकर के प्रश्न आते रहते हैं। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के साथ अपने इंट्रोडक्शन को चालू करिए। हालांकि सरकार के द्वारा अभी क्या किया गया है, जो नया अधिनियम लाया जा रहा है, इसमें संशोधन किया जा रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा रहा है और भारत सरकार के द्वारा ही नियुक्त तो कोई व्यक्ति, कोई उसका कैबिनेट मंत्री यहाँ पर इसमें शामिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से लोक जो निर्वाचन आयोग है ना, इसकी स्वायत्ता को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन था, यह काफी बेहतर कदम एक माना जा सकता है चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर। नीचे देखिए दिया भी हुआ है। पहले क्या था, पहले नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति के द्वारा होती थी, है ना, प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपका जो अगला दिया हुआ इंट्रोडक्शन, वह विश्व बैंक द्वारा हाल ही में कामकाजी महिलाओं की अवस्थिति पर जारी रिपोर्ट वुमेन बिजनेस एंड लॉ। अब देखो, कामकाजी जो महिलाएं होती हैं, इन पर जो है एक रिपोर्ट जारी की गई, है ना। उस रिपोर्ट का क्या नाम था, वुमेन बिजनेस एंड लॉ। इसमें स्कोर क्या रहता है, 74 स्कोर रहता है। तो अब देखा जाए तो भारत में जो कामकाजी महिलाओं की स्थिति है, वो अभी बेहतर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसमें स्कोर अभी भी बहुत संतोषजनक नहीं है। तो इसमें आप बता सकते हैं पुरुषों की तुलना में अभी बहुत पीछे हैं। तो कभी भी आप जीएस पेपर 1-3 में कार्यस्थल पर महिलाओं की स्थिति, है ना, इसकी भूमिका को लेकर के जब भी लिखना हो प्रश्न, तो इस तरीके के इस रिपोर्ट के साथ अपना इंट्रोडक्शन बनाइएगा, बढ़िया इंट्रोडक्शन बनेगा। फिर आप बताइएगा, भारत सरकार ने 2023-24 के जो केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लेकर के 19,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की बात लगातार की जा रही है सरकार के द्वारा। जब भी आप वैकल्पिक ऊर्जा पर कोई प्रश्न लिखिएगा, या वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर जब भी कोई प्रश्न अगर आ जाता है सीधा सीधा, तो यह डेटा आप याद करके जाइएगा एकदम, है ना। जीएस पेपर 3 में संभावना बहुत ज्यादा है कि इस बार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर आपसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर आपको यह इंट्रोडक्शन सीधे बनाना है कि इस बार के बजट में सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन, जो हरित हाइड्रोजन मिशन है, उसमें 19,700 का बजट रखा हुआ है, इतना रुपए आवंटित किया हुआ है। अब इसकी 5 प्राथमिकताएं हैं, ये आपको वैल्यू एडिशन के रूप में बताई जा रही हैं। क्या, घरेलू मांग इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक घरेलू मांग नहीं होगी, तब तक ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने से फायदा क्या है। फिर घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को आकर्षण बिंदु बनाना है। फिर इसमें बताया गया है कि प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में इलेक्ट्रोलाइजर्स का भी निर्माण करना चाहिए। जैसे जो पीएलआई है ना आपकी, उसके तहत क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर्स का भी निर्माण करना चाहिए। इसमें भी आप इस स्कीम को लेकर आओगे ना, तो प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जब यहाँ पर भी दिया जाएगा, तो इसका भी प्रोत्साहन मिलेगा उत्पादन में, है ना। फिर बोला जा रहा है बेहतर आपूर्ति श्रृंखला का भी विकास जरूरी है। अब उत्पादन हो जाता है, जब तक सप्लाई चेन बेहतर नहीं होगा, तब तक कैसे इसको एक तरीके से हम आपूर्ति इसकी बेहतर कर पाएंगे।
अगला पांचवी जो इसकी प्राथमिकता है वह है मानक अंतर्राष्ट्रीय नियम व्यवस्था निर्माण पर बल देना चाहिए। और G20 के माध्यम से भारत क्या है, इस अपनी इन बातों को बेहतर ढंग से रख सकता है। देखिए, ये हो गया आपके इंट्रोडक्शन 19। अब 20 नंबर का इंट्रोडक्शन जो है उसमें यह बोला गया है वर्ष 2030 में पृथ्वी की निम्न कक्षा में उपग्रहों की संख्या 10,000 का आंकड़ा पार कर चुका है। देखिए, जब भी आप स्पेस डेब्रिस, बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है स्पेस कचरा, तो स्पेस कचरा को लेकर जब भी आप लिखिएगा तो वहां पर यह इंट्रोडक्शन बनाइएगा, क्या वर्ष 2023 में पृथ्वी की जो लो ऑर्बिट है उसमें उपग्रहों की संख्या कितनी पहुंच गई है, 10,000 पहुंच गई है। यह बढ़ता अंतरिक्ष अंतरिक्ष मलबा जो है इसमें भारत का योगदान बहुत कम है। और ज्यादातर योगदान किन राष्ट्रों का है, जिन्होंने स्पेस के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम किया होगा, है ना, स्पेस मलबा भी उनका ही अधिक होगा। तो उसमें आपका नंबर 1 पर खड़ा नजर आता है रूस, फिर अमेरिका, तीसरा आपका चाइना। भारत का मात्र 0.5% योगदान है। इसीलिए आप देखते भी होंगे कि भारत इसरो के क्षेत्र में जितने भी अभियान करता है इस पर बहुत अधिक दबाव भी नहीं बनाया जाता है विकसित राष्ट्रों के द्वारा, क्योंकि यह खुद जवाबदेह नहीं है अंतरिक्ष मलबे के प्रति। हालांकि अंतरिक्ष मलबे पर यदि प्रश्न आएगा तो आपके पास एक अच्छा इंट्रो हो गया कि नहीं हो गया। अब ये 10,000 का आंकड़ा पार कर चुका है, किसमें, 2023 में ही, कहां पर, लो अर्थ ऑर्बिट में। तो यह एक तरीके से चिंता का विषय है। ऐसा इंट्रो बनाइए, बेहतरीन इंट्रो। फिर केंद्रीय बजट में क्या है, इस बार पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय प्लान की बात की गई। अब पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय प्लान, जब भी अवसंरचना से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप करंट में बताइए कि इस बार के केंद्रीय बजट में राज्यों को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो वित्त की समस्या से जो जूझ रहे हैं ना, वो वित्त की समस्या का समाधान करते हुए यह स्टेप उठाया गया है। इस बार के बजट में अब 5,000 करोड़ के बजाय कितना दिया जाएगा राज्यों को, 10,000 करोड़ रुपए, ताकि अपने यहाँ पर बेहतर अवसंरचना का निर्माण कर सकें। तो हो गया इंट्रो। अब माल ढुलाई से संबंधित बात की जा रही, जब भी परिवहन पर लिखिएगा और तो रेलवे परिवहन पर लिखना हो तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि सरकार ने 2023 से 2030 तक, मतलब अभी हमारी हिस्सेदारी कितनी है माल ढुलाई में, रेलवे की हिस्सेदारी कितनी है, 27%। उसको 2023 तक कितने का लक्ष्य रखा गया, 45% करने का। तो यह आप बता सकते हैं कि रेलवे की हिस्सेदारी का लक्ष्य 45% रखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों पर है। क्या है, जब भी धन शोधन संबंधी कोई भी मामला लिखिए, अभी हमने देखिए अर्थव्यवस्था में धन शोधन संबंधी मामला देखा कि क्या होता है, कितने प्रकार से हो सकता है। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों से जुड़े जितने सभी लेन देन हैं उनको भी धन शोधन निवारण अधिनियम के दायरे में लाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई। यानी कि अब हम किधर की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल करेंसी के रूप में ई रूपी, ये सारी चीजें आ रही हैं कि नहीं हमारी अर्थव्यवस्था में, आर्थिक गतिविधियों में ऐसी सारी चीजें आती हैं। तो इसलिए जरूरत थी इनको अधिनियमित करने की। उसी संदर्भ में जो आपकी आभासी डिजिटल परिसंपत्तियां थी ना, उनको भी अब धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत, आप पढ़ते हैं ना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसका थोड़ा विस्तार किया गया है। अब जितनी भी आपकी डिजिटल परिसंपत्तियां होंगी ना, उनको भी इसके अंतर्गत लाया गया है। तो बस यह हो गई आपकी करंट की न्यूज। लेकिन अब धन शोधन से संबंधित कोई प्रश्न आएगा या डिजिटल करेंसी से संबंधित कोई प्रश्न आएगा, है ना, तो इसके रेगुलेशन से संबंधित कोई, डिजिटल परिसंपत्तियों के रेगुलेशन से संबंधित कोई प्रश्न आएगा, आपका जीएस पेपर 3 में कोई भी प्रश्न आता है, वहां से आप इस तरीके का इंट्रो आप शामिल कर दीजिएगा। फिर आप बताएंगे जीएस पेपर 3 में या एसए में कहीं पर भी देखिए इसको यूज कर सकते हैं। किसको, खाद्य व कृषि संगठन के अनुसार बताया गया है कि पृथ्वी पर 31% भूमि कैसी है, वन आच्छादित है, और वन की कटाई से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 11% की बढ़ोतरी होती है। आपसे अक्सर बोला जाता होगा कि जब अगर आपको ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम करना है तो उसके लिए वनारोपण करना पड़ेगा, है ना, वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। और वृक्षारोपण करने के लिए क्यों बोला जाता है, उसके पीछे आप डेटा बता सकते हैं। किसके अनुसार, फाओ के अनुसार, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यह कहता है कि भाई जब आप 11% की बढ़ोतरी कब हो जाती है, जब वनों की कटाई करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसों की 11% बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या है, वृक्षारोपण पर कार्य करना चाहिए, उसके माध्यम से क्या है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन को आप कम कर सकते हैं। तो इस तरीके की न्यूज अगर आपके पास आती है तो यह आपकी बात को रखने के लिए, बेहतरीन सिद्ध करने के लिए एक अच्छा डेटा हो जाता है। इसको आप यूज करिए कभी भी अपने आंसर में जब भी लिखिएगा। फिर आप बताएंगे कि राष्ट्रीय जो नमूना सर्वेक्षण कार्यालय है एनएसएसओ, इसके द्वारा जारी सर्वे के तहत दक्षिण भारत के अधिक युवा कोड करने में सक्षम है। अब यहाँ बताना कैसे है, यहाँ आपको बताना है तकनीक के स्तर पर। जब भी देखिए भारत में क्या है, नवाचार के स्तर पर लगातार बात की जाती है। नवाचार पर कोई प्रश्न आता है तो आप बताएंगे जो स्किलफुल, एक तरीके से स्किल्ड, एक तरीके से मैन चाहिए, और स्किल मैन कहाँ पर अधिक दिखाई देते हैं, वो आपके दक्षिण भारत में अधिक दिखाई देते हैं। तो इसको अगर आपको बढ़िया से कोड करना है ना कि भाई तकनीकी विकास के मामले में दक्षिण भारत बहुत आगे है और उत्तर भारत पिछड़ता जा रहा है, उसका रीजन भी यही है। और उसको दिखाएंगे, अगर किसी डेटा से दिखाना है तो एनएसएसओ का डेटा दिखा दीजिए। इसमें भी बोला गया है कि दक्षिण भारत के जो अधिक युवा हैं वो कोड करने में ज्यादा सक्षम है ना। तो यह भी आप बता सकते हैं। फिर आप बताएंगे जब डीप ओशियन मिशन को लेकर के आ जाए या समुद्रयान मिशन को लेकर आ जाए, कोई भी प्रश्न आ जाता है तो वहां पर
हाल ही में बोलेंगे समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 यानी कि जो मानव युक्त पनडुब्बी है ना, इसका प्रयोग समुद्री जैव विविधता और समुद्र तल की क्षमता की जानकारी हेतु किया गया है। तो सरकार के द्वारा यदि कोई प्रयास किया जा रहा है डीप ओशन मिशन के अंतर्गत, है ना, तो वो सब आप बता सकते हैं कि कोई भी अगर करंट का डेटा आता है, जैसे समुद्रयान मिशन आपका आ गया न्यूज में, अब समुद्रयान मिशन के तहत हम बताएंगे कि मानवयुक्त पनडुब्बी को भेजा जा रहा है, समुद्री जैव विविधता का इससे बेनिफिट मिलेगा और समुद्र तल की क्षमता की जानकारी भी हमें होगी। तो यह करंट की अगर कोई न्यूज आपके इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर देखेगा तो इंप्रेस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर आपको डीप ओशन मिशन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर 3 में आपका डीप ओशन मिशन से संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकता है। यह संसाधनों के लिए क्या है, गहरे समुद्र का अन्वेषण और महासागरीय संसाधनों के सतत प्रयोग पर आधारित है ना। डीप ओशन मिशन इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि संसाधनों के लिए गहरे समुद्र का अन्वेषण किया जाए और उन संसाधनों का सतत प्रयोग किया जाए, है ना। तो अब देखते हैं अगला इंट्रोडक्शन किससे संबंधित है। अगला आपका जो इंट्रोडक्शन है ये आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। फिर आप बता सकते हैं एनएसएसओ का सर्वेक्षण हुआ, उसमें कुछ डेटा आया सामने निकलकर, और उस डेटा को देखिए आप कितने बेहतर ढंग से बहुत जगह पर यूज कर सकते हैं, जीएस पेपर 1 में भी और जीएस पेपर 3 में भी। कैसे? भारत में बोला गया कि 1/3 से अधिक घरों में पानी के मुख्य स्रोत और उनके परिसर के से बाहर होता है। देखो, ग्रामीण भारत में अगर पानी लाने का कार्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये तो आप जानते हो, और ग्रामीण भारत में महिलाओं के द्वारा यदि कार्य किया जाता है तो जल एकत्र करने में जो समस्याएं देखी जाती हैं, वो 1/3 ऐसे घर हैं जिसमें स्रोत उनके कहाँ मौजूद हैं, बाहर ही मौजूद हैं घरों में, यानी कि उनके जल की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके का एक पहला आप डेटा बताएंगे जब भी महिलाओं की समस्या या जल संकट पर कोई भी बात लिखनी होगी, तो यह डेटा इंपॉर्टेंट हो गया एनएसएसओ का। फिर आप बताएंगे 33% से अधिक घरों में खाना पकाने के लिए जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, नवीकरणीय पर जब भी आप लिखेंगे, नवीकरणीय ऊर्जा पर या उज्ज्वला योजना के तहत चुनौती के स्तर पर लिखेंगे, तो बताएंगे अभी भी 33% से अधिक घर ऐसे हैं जहां पर परंपरागत ईंधन का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो ये डेटा आपको, मेरे हिसाब से ये दो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इतनी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि रेफरेंस यहाँ पर किसका देना है, एनएसएसओ का रेफरेंस देना है। तो इसको रेफरेंस देते हुए ही आप इसको यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज करना है ये भी बता दिया गया। आप देखो, जलवायु परिवर्तन पर जब भी आप लिखिएगा ना, तो संयुक्त राष्ट्र की यह टिप्पणी बताइएगा कि जलवायु परिवर्तन मानव कल्याण व ग्रह की स्वास्थ्य के लिए खतरा। देखो, जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये चाहे मानव कल्याण हो या आपका अर्थ, मतलब अर्थ की बात की जा रही है, ग्रह, इसकी स्वास्थ्य दोनों के लिए खतरा है। केवल ऐसा नहीं कि मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा है, या ग्रह की स्वास्थ्य के लिए भी खतरा है। और यह टिप्पणी किसकी है, संयुक्त राष्ट्र की है। तो इसको आप शामिल करिएगा जब भी पर्यावरण संबंधी मुद्दे पर लिखिएगा, जलवायु परिवर्तन जैसे अगर मुद्दे पर कोई भी प्रश्न आपके पास लिखने को आता है। फिर आप देखिए, जल संरक्षण पर आए तो एसडीजी 6 तो आपको लिखना ही लिखना है, तो आपको पीछे कई बार बताया गया। अब सेमीकंडक्टर का बढ़ता महत्व ये जानते हैं आप। तो सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर की निर्माण इकाइयां है ना, और भारत अमेरिका इस बार जो अमेरिका यात्रा पर गए, इस बार कई समझौते हुए सेमीकंडक्टर को लेकर के, यह आप बता सकते हैं। और चुनौतियां यहाँ पर कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं आपके समझ, यह भी सारी आपको पता है। जैसे निवेश के स्तर पर एक चुनौती देखने को मिलती है, कच्चे माल के आयात के स्तर पर, और महंगे जो फैब सेटअप है इसका, और क्षमता निर्माण के स्तर पर, यह आपकी चुनौतियां दिखाई देती हैं जब भी आप सेमीकंडक्टर के स्तर पर इन चुनौतियों पर ही आप सोचकर लिखेंगे हमेशा। समाधान के स्तर पर ही क्या है, हम विनिर्माण इकाइयां अपने यहाँ लगा रहे हैं, और चीन से जो रुष्ट राष्ट्र है ना, उन अब जो चीन से नाराज हुए हैं राष्ट्र, वो निवेश करना चाहेंगे तो वहां चीन जैसी एक बड़ी बाजार ढूंढेंगे, है ना, और उसी तरीके का इको सिस्टम भी ढूंढेंगे। तो उसके लिए क्या है, भारत उनको काफी अनुकूल दिखाई देगा इस चीज के लिए, हम उन्हें आकर्षित कर सकते हैं। तो एक तो यह उपाय हम अपना सकते हैं, दूसरा उनको हम अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करके भी, है ना, इन निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। ये सारे उपाय हैं, सरकार के द्वारा लगातार इस पर प्रयास भी किया जा रहा है। फिर आप बताएंगे एनजीटी के बारे में। एनजीटी के बारे में अभी एक आता है कि केरल सरकार पर वेम्बनाड और अष्टमुडी झील में अंधाधुंध प्रदूषण फैलाने के कारण 10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। क्या अभी एनजीटी ने क्या किया है, वेम्बनाड और किस पर, अष्टमुडी झील पर कितने का जुर्माना लगाया है, 10 करोड़ रुपए का। 10 करोड़ रुपए का जुर्माना यानी कि लगाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एनजीटी की भूमिका पर अगर प्रश्न आता है तो आप बेहतरीन यह इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, है ना। फिर आप बताएंगे पीएम मित्रा योजना के बारे में। पीएम मित्रा योजना के तहत कोई करंट क्या न्यूज आपके सामने थी। पीएम मित्रा के तहत आपको देखिए कई बार बताया गया कि फिर भी आप करंट की न्यूज पर अगर नजर बनाए हुए हैं तो यह इंट्रो आप डालेंगे। कैसे, हाल ही में भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई कि राष्ट्र में पीएम मित्र योजना के तहत पहले चरण में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। देखो, यहाँ ध्यान से समझना कि पूरे भारत में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क निर्मित किए जा रहे हैं, स्थापित किए जा रहे हैं। और मेगा टेक्सटाइल पार्क मतलब यहाँ क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, जीएस पेपर आपका जो वन है आपका, या जीएस पेपर 3 है, यहाँ पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित, है ना, विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित कोई प्रश्न आता है, या वस्त्र क्षेत्र से, आपके टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो वहां पर आप इस इंट्रो को यूज कर सकते हैं। शुरू ही कर सकते हैं इस इंट्रोडक्शन के साथ कि 7 आपके मेगा टेक्सटाइल पार्क पूरे भारत में निर्मित होने जा रहे हैं।
उसमें आपका एक जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो आपका यूपी में निर्मित होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जब टेक्सटाइल के बारे में लिखेगा तो वहां पर एक आप उत्तर प्रदेश में बता दीजिएगा, उस वहां पर भी इस इंट्रो को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ देखो जीएस पेपर आपके पास 3 में स्कोप बन गया और जीएस पेपर 6 में स्कोप बन गया। अब ऐसा थोड़ी एग्जामिनर एक ही है दोनों जगह चेक कर रहा है, तो दो दो जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल यूज करना जानिए आप कैसे इंट्रोडक्शन का यूज किया जाता है। फिर आप विशेषताओं के स्तर पर लिखेंगे कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या है, क्योंकि प्लग एंड प्ले निर्माण केंद्र होता है। वैसे ही आप समझ रहे हो ना, जैसे मेगा फूड पार्क जैसी चेन बनाई जाती है, उसी तरीके का वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में क्या है, यह कार्य करता है। कौन सा? मेगा टेक्सटाइल पार्क। आपके एफडीआई सुविधा सरल बनाते हैं यहाँ पर, है ना। और अपशिष्ट उपचार संयंत्र लगाए जाएंगे श्रमिकों के लिए, है ना, जो श्रमिक यहाँ पर लगाए जाएंगे उनके लिए आवासीय सुविधा होगी, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा होगी, और उनके लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र भी दिए यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। यह कुछ प्रयास किए जा रहे हैं मेगा टेक्सटाइल पार्क के स्तर पर। ये सारी सुविधाएं होती ही होती हैं जितने भी पार्क वगैरह बनाए जाते हैं औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? देखो, एमएसएमई सेक्टर का विकास करना है, तो उसको लेकर के जब भी आप एमएसएमई क्षेत्र के विकास के संदर्भ में बताइए तो वस्त्र उद्योगों की हिस्सेदारी जरूर बताइए। क्यों? क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में 80% क्षेत्र किससे संबंधित है? आपके वस्त्र उद्योगों से संबंधित है। तो अगर एमएसएमई के सुधार पर आप लिख रहे हो ना और वस्त्र उद्योगों को आप कोट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे, यानी कि। और वहां पर इतने पॉइंट्स आपके पास दे दिए जाएंगे कि आप बेहतरीन ढंग से आप लिख पाएंगे अब। और निर्यात में देखो वृद्धि होगी इसके माध्यम से, और एकीकृत कपड़ा बाजार स्थापित होगा, और जिससे अत्यधिक कुशल परिणाम आपके पास आएंगे। और इसका एक केस स्टडी है आपकी तुर्की मॉडल, आप देख सकते हैं। तुर्की मॉडल एक तरीके से यह आपका जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है ना, यह तुर्की मॉडल पर ही आधारित है। इसी तरीके के एकीकृत कपड़ा पार्क मॉडल पर ही कार्य करता है आपका तुर्की राष्ट्र। तो यह हो गया आपका मेगा टेक्सटाइल पार्क के बारे में, या टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ इंट्रोडक्शन आपको जो यूज करना है। फिर आप बताएंगे कि अगर वैकल्पिक ऊर्जा पर आता है ना, इससे संबंधित आपसे नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित या सौर ऊर्जा से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो वहां पर आपको बताना है कि विश्व स्तर पर भारत जो है दुनिया का चौथा सौर ऊर्जा उत्पादक राष्ट्र है। और अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, इंटरनेशनल जो आपकी अक्षय ऊर्जा एजेंसी है, इसके अनुसार भारत 2050 तक 4 मिलियन टन से अधिक फोटोवोल्टिक कचरा उत्पन्न कर सकता है। देखो, केवल आपको महत्व ही नहीं समझना है सौर ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का चैलेंज भी समझना है। इतने बड़े स्तर पर जब हम सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे तो फोटोवोल्टिक जो सेल्स हम यूज करते हैं, वह एक फोटोवोल्टिक कचरा भी हमारे लिए एक भविष्य में एक बड़ी चुनौती होगी, है ना। तो फोटोवोल्टिक सेल जो कचरा है, ये हमारे लिए एक चुनौती होगी। तो हमारे लिए अब चुनौतियां देखो यहाँ पर समझ लेना है आपको, कौन कौन सी चुनौतियां होंगी। एक तो फोटोवोल्टिक कचरा हो गया, जिसकी बात ही की गई है किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। फिर आप बताएंगे ई कचरा, है ना। ई कचरा के तहत क्या है, जो फोटोवोल्टिक कचरा है इसको ट्रीट करना चाहिए, और समस्या यह है केवल हम 50% का ही पुनर्चक्रण कर पाते हैं, और खतरनाक कचरे के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है। फिर आप बताएंगे अनुसंधान और विकास कार्यक्रम यहाँ पर सीमित है हमारे पास, यह भी एक बड़ी चुनौती है। और जन जागरूकता भी बहुत कम है, जिससे तकनीकी साक्षरता भी बहुत सीमित मात्रा में दिखाई देती है। ये कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने, किससे संबंधित? सौर ऊर्जा संबंधित। सौर ऊर्जा के संबंधित जो चुनौतियां अगर आपके सामने, केवल इसके फायदे नहीं देखने, ये चुनौतियां ध्यान में रखते हुए हमें विकास करना है सौर ऊर्जा का। तो इसीलिए जब भी आप सौर ऊर्जा पर लिखिए तो यह पॉइंट्स भी अपने दिमाग में रखिएगा। भले ही हम 14 सबसे बड़े उत्पादक हैं और हमने जो लक्ष्य रख रखे हैं, आपको पता है हमने जो लक्ष्य रख रखे हैं वो हम सारे गेन भी करते जा रहे हैं। हमने जो 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा था वो हमने प्राप्त कर लिया, अभी हमने बढ़ा दिया है ना, 2030 तक हमने लक्ष्य को बढ़ा दिया है सौर ऊर्जा उत्पादन का, ठीक है। उससे भी हम हासिल कर लेंगे। सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला भारत रहा है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां जो है ये भी आपको दिमाग में होनी चाहिए। फायदे के साथ साथ उसके नुकसान भी हमेशा याद रखना चाहिए। और उसको लेकर अगर कोई प्रश्न आता है तो कोटेशन आप इस तरीके की बनाइए, और यदि उपलब्धियों पर आता है तो कोटेशन आप फिर उस तरीके का बनाइए जो आपको पीछे बताया गया। अब आता है अगला इंट्रो, देखिए क्या दिया हुआ है। विश्व बैंक के अनुसार 2020 और 2030 के दशक संपूर्ण विश्व के लिए आर्थिक विकास हेतु गिरावट का दशक हो सकता है, और भारत वैश्विक स्तर पर इसमें अग्रणी बनकर निकलेगा। अब देखो, जीएस पेपर 3 में जब भी आप भारत की आर्थिक वृद्धि पर लिखेंगे, है ना, भारत की आर्थिक स्थिति पर लिखेंगे, तो आप इस तरीके का इंट्रो बना सकते हैं कि नहीं, विश्व बैंक के द्वारा क्या टिप्पणी दी गई। विश्व बैंक ने बोला 2020 से 30 तक का जो है सभी राष्ट्रों के लिए, विश्व के जितने संपूर्ण राष्ट्र विश्व है ना, उसमें सभी राष्ट्रों के लिए आर्थिक विकास के गिरावट का दशक रहेगा। लेकिन भारत इसमें अग्रणी के रूप में इसलिए रहेगा कि भारत बेहतर समृद्धि, आर्थिक समृद्धि दिखाएगा, है ना, बेहतर ग्रोथ रेट दिखाएगा भारत, इसलिए बोला जा सकता है कि यह अग्रणी राष्ट्र के रूप में आपका हो सकता है। फिर आपको बताना है कि वैश्विक विकास को बढ़ावा देने वाली सिफारिशें कौन सी हैं, किस तरीके से वैश्विक विकास को और बढ़ावा दिया जा सकता है। एक तो श्रम शक्ति में वृद्धि करने की जरूरत है, दूसरा मौद्रिक जो राजकोषीय नीति है इसमें सुधार करने की जरूरत है, फिर निवेश बढ़ाइए और व्यापार लागत में कमी लाइए, और सेवाओं को पूंजी में बदलना है। तो वही प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, इनके बढ़ाने पर बल। तो बहुत आसान है अब आपके लिए समझना, सेक्टर बेस्ड अप्रोच पर समझने की कोशिश किया करिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। फिर अगला जो दिया हुआ है वह है आपका केंद्रीय वाणिज्यिक उद्योग व कपड़ा मंत्री द्वारा क्या बोला गया है, नई विदेशी व्यापार नीति लाई गई है। अभी पीछे टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में पढ़ा,
उसी टेक्सटाइल सेक्टर से जोड़ते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर नई विदेशी व्यापार नीति लाई गई, क्योंकि वहां पर जो उत्पादन होगा, उत्पादन के बाद उत्पादन अधिशेष की स्थिति होगी, तो अब निर्यात के लिए भी बेहतर हमारे पास एक नीति होनी चाहिए। तो उसी में होता है निर्यातकों को प्रोत्साहित करने हेतु एमनेस्टी योजना है आपकी, है ना। और वर्ष 2030 तक भारत वस्तु एवं सेवाओं के निर्यात को 3 गुना बढ़ाकर $2 ट्रिलियन करना है। तो ये सारी बातें आपको बतानी है जो केंद्रीय वाणिज्य उद्योग और कपड़ा मंत्री के द्वारा कही गई हैं। इसमें से किसी किसी फैक्ट को उठा लीजिएगा और उसे आप अपने इंट्रोडक्शन के रूप में यूज कर लीजिएगा। अब पीएम स्वनिधि से संबंधित एक डेटा आता है। इसमें जो दिए गए ऋण में 9.3% जो है अल्पसंख्यक समुदायों का वितरित किया गया है। समझ रहे हो आप? किसका डेटा है ये? आवासीय और शहरी मंत्रालय। हमेशा उसका रेफरेंस जरूर दिया करिए जिसने भी डेटा दिया है। जैसे आवासीय और शहरी मंत्रालय ने बोला कि पीएम स्वनिधि के तहत दिए गए जो ऋण में, आपको पता है ना ये स्वनिधि कब आई थी? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो स्कीम लेकर आई थी गवर्नमेंट। इसमें क्या था कि जो आपके असंगठित क्षेत्र में लगे हुए लोग थे ना, उनको कैसे जो कोविड से प्रभावित हुए थे उनसे बचाने के लिए, उनके आजीविका को बचाने के लिए सरकार ने ऋण देना शुरू किया था पीएम स्वनिधि के तहत। इसमें 9% आपका जो है ऋण किसको मिला हुआ है? अल्पसंख्यक समुदाय को। तो देखो जीएस पेपर 3 में जब भी आप लिखिएगा, है ना, तब आप डाल सकते हैं। सोशल जस्टिस वाले में जब आप लिखेंगे, अल्पसंख्यकों पर लिखेंगे, अल्पसंख्यकों के विकास पर लिखेंगे, तो वहां इस तरीके का डेटा डालो ना, किस तरीके से अल्पसंख्यक के विकास दिखाई दे रहा है हमें इस समय। तो उसको इस पीएम स्वनिधि से आप स्पष्ट करना इंट्रोडक्शन दे करके। फिर आप बताएंगे जब भी न्यायपालिका पर, जीएस पेपर 2 में जब भी न्यायपालिका पर आप लिखने को आता है, उसमें बताएंगे कि न्याय प्रदान करने के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश जो है अंतिम 18वें स्थान पर है। तो न्यायपालिका को लेकर हमारे राज्य में क्या स्थिति है, यह इंट्रोडक्शन बेसिकली आप जीएस पेपर 5 में पॉलिटी वाले सेक्शन में यूज कर सकते हैं। जब भी न्यायपालिका पर आपको उत्तर प्रदेश संबंधी लिखना हो तो आप इंडियन जस्टिस रिपोर्ट को कोट करना और बताना कि इसने बताया कि उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है न्याय प्रदान करने वाले, न्याय डिलीवर के मामले में हम अंतिम स्थान पर खड़े नजर आते हैं। उसके कारण तो आपको पता ही है, न्यायाधीशों की संख्या, ये चुनौतियां हैं सारी। पुलिस प्रशिक्षण के स्तर पर जो चुनौतियां हैं, बुनियादी ढांचा के स्तर पर जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, है ना, मुफ्त एक तरीके से जो कानूनी सहायता और पीड़ित मुआवजा की बात की जाती है वह नहीं मिल पाता है। और औपनिवेशिक व अप्रासंगिक जो कानून है इनमें सुधार करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो यह सारी सिफारिशें भी की जाती हैं, है ना। तभी क्या होगा, तभी न्याय प्रदान करने की जो स्थिति है इसमें सुधार हो सकता है। अभी के हालात क्या है, अभी आप इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के आधार पर कोट कर सकते हैं जो अभी के हालात बताए जा रहे हैं। फिर आप बताएंगे कि अभी क्या हुआ है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की पहचान संबंधी एक केंद्र की स्थापना की है। जानते हैं ना, लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। जब भी आप जीएस पेपर 3 में आप साइंस एंड टेक के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण संबंधी कोई प्रश्न लिखना, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि लीगो इंडिया लैब जो है महाराष्ट्र में इसका एक केंद्र बनाया गया है जो गुरुत्वाकर्षणी तरंगों की पहचान करेगा, है ना। उससे संबंधित आप जो भी डेटा वगैरह होगा वो जानकारी सरकार को मुहैया कराएगा। चलिए, ये तो हो गया आपका पेपर 3 में कैसे इसको यूज करना है। फिर देखो टाइगर रिजर्व संबंधी आपको एक तो क्वेश्चन बताया गया था कि बाघ जनगणना पर कोई प्रश्न आता है ना, बाघों की संख्या पर आता है कोई भी प्रश्न, क्योंकि पर्यावरण में बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि बाघों की संख्या पर प्रश्न यहाँ पर देखा जा सकता है। तो आप बताएंगे कि नवीन बाघ जनगणना के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? 3167 हो गई है, जो विश्व में सर्वाधिक है ना। अब प्रोजेक्ट टाइगर का मेंशन कर देंगे। प्रोजेक्ट टाइगर के क्या है ना, 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। 1973 में आपको पता है प्रोजेक्ट टाइगर आया था और इसके 50 वर्ष हो गए, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है आपकी? 3167 है। और इसी 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस जैसे संगठनों का निर्माण किया गया, है ना। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक समूह होना चाहिए, उसी की बात की गई, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ताकि और बेहतर ढंग से कार्य किया जा सके किस और टाइगर की सुरक्षा को लेकर, संरक्षण को लेकर के। तो यह एक तरीके से आप बता सकते हैं इस तरीके की जो सरकार के द्वारा पहले की जा रही है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर भारत जो है एक वैश्विक गुरु के रूप में जो उभरता हुआ या विश्व में एक लीडर कंट्री के रूप में भी एक खड़ा हुआ नजर आता है। कुछ ऐसे संगठनों को आप जरूर बताइएगा जब भी पूछा जाए। जैसे आप अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को कोट कर सकते हैं यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जहाँ पर भारत की अग्रणी के रूप में भूमिका रही है, इनको जरूर बताया करिएगा। फिर अरब राष्ट्रों में आप बता सकते हैं किस तरीके से भू राजनीतिक दशा बदल रही है, कैसे एक कारण क्या हो सकते हैं इसके। एक चाइना एंगल बता दीजिएगा, एक रशिया एंगल आप बताइएगा, एक चाइना एंगल, एक यूएस एंगल। तीनों एंगल आप देखकर समझेंगे तो अरब राजनीति को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। कैसे? रसिया क्या है ना, ओपेक का समर्थन कर रहा है लगातार, और चाइना की क्या है, एंट्री हो चुकी है, क्योंकि चाइना ईरान से संबंध स्थापित कर रहा है। और बेहतर चीन क्या है ना, ये ईरान के और अरब देशों के बीच संबंधों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका क्या है, अमेरिका का प्रभाव इन क्षेत्रों से लगातार घट रहा है। इन तीनों एंगल्स को आप समझने की कोशिश करोगे तो अरब क्षेत्र में आप जब भी पॉलिटी आईआर के क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को लिखा करिए तो इन तीनों डायमेंशंस को समझकर ही अरब क्षेत्र के संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा उसको लिखने की कोशिश करिएगा आप। तो अगला जो आपका दिया हुआ है
40 नंबर का इंट्रो है, यह समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद में जो आगे के इंट्रो हैं वो अगली वीडियोस में बताए जाएंगे। तो इसमें दिया क्या है, यह दिया हुआ है कि चुनाव आयोग द्वारा आम आदमी पार्टी को क्या किया गया था, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। पुरानी न्यूज है ये, 6-7 साल बता रहा हूँ, 6-7 महीने पुरानी न्यूज है। इसमें बोला गया था कि अब आम आदमी पार्टी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया। न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गई। मान लीजिए राष्ट्रीय दल पर कोई प्रश्न आता है कि उसकी मान्यताओं पर, कि क्या उसके लिए जरूरी होती है, क्या अनिवार्य योग्यताएं होती हैं, इस पर प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश हो सकती है कि नहीं, GS2 में आ सकता है प्रश्न भाई। तो अब देखो, अगर नहीं तैयार हुआ है तो यहीं से आपका भी तैयार हो जाएगा कि क्या इसके लिए आवश्यक शर्तें होती हैं किसी भी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिलने के लिए। देता कौन है मान्यता, चुनाव आयोग देता है। किस अधिनियम के तहत देता है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत देता है। मिला किसे, आम आदमी को मिला है। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट। इसी तरीके की करंट न्यूज को ही बनाया करिए। फिर आप बताएंगे क्या आखिर अनिवार्य शर्तें होती हैं इसके लिए। तो पहली आप बताएंगे कम से कम वह 4 राज्यों में से एक राज्य पार्टी के रूप में उसको मान्यता मिली हुई हो, मतलब 4 राज्यों में से एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता हो। दूसरा क्या है, पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में कुल डाले गए वोटों का उसे कितना प्राप्त होना चाहिए, 6% प्राप्त होना चाहिए। और उसके साथ साथ इसके 4 सदस्यों को लोकसभा के लिए निर्वाचित करवाता हो, है ना। देखो समझना बात को, बात ये कही जा रही है कि कम से कम उसको 4 राज्यों में एक स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त हो। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में उसको 4 राज्यों में जितने डाले गए वोट है ना टोटल, उसमें 6% उसको मिले हों वोट। और इसके साथ साथ वह अपने 4 सदस्यों को लोकसभा के लिए निर्वाचित करवाता हो। एक यह कंडीशन हो गई, है ना। तीसरी है, कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतता हो। इन 3 कंडीशनों में से कोई भी अगर फुलफिल करता है वह, तो वह क्या हो जाएगा, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो पहली क्या है, 4 राज्यों में उसको स्टेट पार्टी का दर्जा हो। दूसरी है कि 4 राज्यों में जो वोट पड़ रहे हैं उसमें 6% वोट मिले। इसके साथ साथ 4 सदस्यों को लोकसभा के लिए भेजे, है ना, 4 लोकसभा सदस्य हैं उसके। ये दोनों एक साथ होनी चाहिए पूरी, जो दूसरा पॉइंट बताया गया है। तीसरी यह है कि कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में, जैसे कि 3 राज्य हैं वहां लोकसभा की सीटों में 2% उसको सीटें जीती हों। जैसे मान लीजिए जितनी भी सीटें हैं लोकसभा में, जैसे यूपी में सीटें लोकसभा में कितनी है आपको ये पता होना चाहिए। आपको कितनी सीटें हैं बताइए, 80 के आसपास सीटें हैं कि नहीं है, 80 हैं। चलो आप कमेंट बॉक्स में बताना, आप क्लियर करके बताना इस चीज को कि कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा में, मैं भी नहीं बता रहा। ठीक है, तो अब देखो उसमें से 2% सीटें वहां पर जीते। फिर गुजरात में जितनी सीटें हैं उसकी 2%। और फिर दिल्ली में जितनी सीटें हैं, दिल्ली नहीं, दिल्ली तो आपका यूटी हो गया। फिर आपका मान लीजिए पंजाब में जितनी सीटें हैं उसका 2% जीते। इस तरीके से अगर 3 राज्यों में वह 2% सीटें जीत लेता है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो इन तीनों पर में से आप बताइएगा आम आदमी पार्टी ने किस शर्त को पूरा किया है जिस कारण उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला हुआ है। तो इस आधार पर ही आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया। अब देखो ये बेहतरीन 40 इंट्रोडक्शन पार्ट हैं, इनको कहाँ कहाँ पर आप यूज कर सकते हो ये भी बताया गया, किस पेपर में आप यूज कर सकते हो यह भी आपको क्लियर ढंग से बता दिया गया। ऐसे ही आपको अभी 100 के आसपास इंट्रोडक्शन और दिए जाएंगे जिनको आप बहुत अच्छे से यूज करिएगा अपने एग्जाम में वैल्यू एडिशन के रूप में। और यही इंट्रोडक्शन आपको +1 मार्क्स ज्यादा दिला सकता है लोगों से। चलिए धन्यवाद।